सभी को नमस्कार मित्रों। आज मैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण 250 प्रश्न जो निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं और आगे भी आते रहने की संभावना है। तो आज ये सारे 250 प्रश्न वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं और ये हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम प्रश्न संख्या 1 से 100 तक संक्षेप में समझेंगे और फिर जब आगे वाला वीडियो आएगा तो उसमें हम 101 से लेकर 250 तक प्रश्नों को संक्षेप में पढ़ेंगे। तो आप ये वीडियो जब एक बार देखोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न हल करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो अधिकरण न्यायाधीश जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन देखिए, जब या तो राज्य का राज्यपाल ये कह दे या राष्ट्रपति को खुद को अंदेशा हो जाए कि जो राज्यों में शासन है वो संविधान के उपबंधों के तहत, संविधान के नियमों के तहत या संविधान के तहत नहीं चल रहा है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राष्ट्रपति, और इस दौरान वहाँ की विधानसभा भंग हो जाती है और जितने भी राज्य संचालन से संबंधित पावर हैं वो राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं। अनुच्छेद 352 है वो संवैधानिक आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। युद्ध, शस्त्र या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 356 हमने देखा राष्ट्रपति शासन से संबंधित, और अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपात से संबंधित। अगला प्रश्न कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही? राष्ट्रपति दोनों सदनों के 17 दिन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो जब लोकसभा या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को किसी कानून को अविलंब बनाने की जरूरत पड़ गई या किसी ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस हो गई जिसका निर्माण करना आवश्यक है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके ऐसा काम कर सकता है, कानून पास कर सकता है, अध्यादेश बना सकता है। लेकिन जब भी लोकसभा या राज्यसभा का सत्र शुरू होगा तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको पास करवाना आवश्यक है, नहीं तो वो स्वतः खत्म हो जाएगा। तो ये था अध्यादेश से संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? तो नागरिकों की शिकायतों पर, भाई नागरिक कोई भी है अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो शिकायत कर सकता है, उसमें राज्य का नियंत्रण कैसे होगा? तो ये होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना? देखिए, अनुच्छेद 13 सभी अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में उस न्यायालय को पावर दिया गया है कि वो विधि शब्द को परिभाषित करे और जो संसद द्वारा जो भी कानून बनाया गया है उसका न्यायिक पुनरावलोकन करे और उसकी वैधता की जांच करे। तो अनुच्छेद 13 इसमें दे रखा मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को की परिभाषा है और अनुच्छेद 13 में है विधि शब्द की परिभाषा। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकार से संबंधित है। चलिए चलते हैं आगे है छठा प्रश्न, भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सही बात है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हुआ, 8 अनुसूची थी और समय अंतराल के साथ जब जब जरूरत पड़ी तब तब इनको अमेंडमेंट किया गया। तो 9वीं अनुसूची सबसे पहले जोड़ी प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ा गया और इनके तहत महत्वपूर्ण विषयों को 9वीं अनुसूची के तहत डालकर कानून के दायरे से बाहर किया गया। 10वीं अनुसूची जोड़ी 52वें संविधान संशोधन के तहत जो दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जोड़ी जो पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जोड़ी जो शहरी नगर निकाय से संबंधित है। तो ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ी गई। तो ये भी अपने को याद होना चाहिए। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है। देखिए, जब विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को संसद में अपना विश्वास मत वापस हासिल करने के लिए विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जाता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति कोई भी मामला मध्य परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने को वापस भेज सकता है? देखिए, मूल संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये कर दिया कि जब राष्ट्रपति के पास कोई भी ये आएगा, अपना प्रस्ताव आएगा या बिल पास होकर आएगा, तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वापस ये व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति के पास जब कोई प्रस्ताव आता है, बिल पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति एक बार के लिए उसको वापस लौटा सकता है, लेकिन जब दोबारा वापस आ जाता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती था, जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे, जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उसे रिट कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो तो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, और वो रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को है, और वो ये समय समय पर रिट जारी करके सरकार को ये निर्देश देती है कि वो अपना कार्य करे, या कहीं भी व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा तो उनको वापस करने के लिए। तो देखिए, मैंडेमस एक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में इसका है परमादेश। परमादेश यानी जब कार्यपालिका का कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य को पूरा करने से मना कर दे, कर्तव्य करने से मना कर दे, तो न्यायपालिका कार्यपालिका को आदेश देती है कि वो ये काम करे। परमादेश अर्थात हम आदेश देते हैं, कार्य करने का आदेश दिया जाता है, तो इसका अंग्रेजी में है मैंडेमस। तो अंग्रेजी में भी इसका याद रखना है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपातकाल की घोषणा में 1 बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब दोबारा जरूरत पड़ी तो दोबारा अमेंडमेंट करके हम दोबारा भी एक वर्ष इस प्रकार से कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई संविधान में नहीं है कि आप इतनी बार कर सकते हो। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किसी राष्ट्रीय दल के रूप में नहीं जाना जाता है समाजवादी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता थी, लेकिन बाद में इसकी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता खत्म हो गई, तो दल घट के 7 से 6 हो गए। लेकिन अभी एक नॉर्थ ईस्ट की एक पार्टी को और राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल गई, तो टोटल अभी 7 दल हैं जिनको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। 12वां प्रश्न है, वर्तमान भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? 444 और 12। देखिए, 444 नहीं कह सकते हम, 395 भी अनुच्छेद हैं। ये तो जितने भी जुड़े हैं ना बाद में, ए बी सी या हम क ख ग जो भी कहें, ये सारे सब क्लोज हैं, उपभाग हैं। मूल अनुच्छेद तो 395 ही हैं, जबकि अनुसूचियां पहले 8 थी और अभी 12 हो गई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाने का उद्देश्य। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो अधिकार हैं जो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। ये एक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है कि वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने हेतु नीति निर्देशक तत्वों को समय के दौरान जब भी सक्षम होगी तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगी। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने हेतु नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। 14वां प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी। देखिए, अनुच्छेद ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, सम्मेलन करने की, बसने की, रहने की, भ्रमण करने की, वृत्ति व आजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता, उनमें अनुच्छेद 1 और ये बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 1 में ही आएगी, अनुच्छेद 19(1) के सब क्लॉज ए में आएगी। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के ए में है। अगला प्रश्न है, एक भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को आवश्यक संशोधित
किया जा सकता है। देखिए, जब किसी नए राज्य का सृजन करना हो, किसी नए राज्य का सृजन करना हो तो अनुच्छेद 2 में संशोधन करके या देखिए, पहली अनुसूची में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 1 में राज्य का भारत एक राज्यों का संघ होगा जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 में दिया गया है किसी राज्य का को बनाना है, मिलाना है या दूसरे राज्य को विदेशी राज्य को मिलाना, अनुच्छेद 2 में होगा। तीसरे राज्य में नाम परिवर्तन करना हो तीसरे में, और नए राज्य का सृजन करना हो तो अनुच्छेद 3 में होगा। और 4 में दे रखा है कि अनुच्छेद 2 व 3 के द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं होगा। तो ये इनमें अगर आप परिवर्तन करते हो, किसी नए राज्य का सृजन करते हो, तो इसमें संविधान में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है और ये अनुसूची 1 में दिया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में कौन सा एक उपबंध कराने का वायदा नहीं करती। देखिए, पूजा की समानता ऐसा कहीं नहीं दिया है। देखिए, हम भारत की संविधान प्रस्तावना का अध्ययन करें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व से लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता दी हुई है। केवल प्रतिष्ठा अवसर की समता, पूजा की समानता का कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तहत हम कह सकते हैं कि पूजा की समानता का कहीं भी उल्लेख नहीं है। 18वां प्रश्न है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी संवैधानिक विधिवत संस्थाएं। तो अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत ये किया गया है कि केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंध को बनाए रखने के लिए और बेहतर समन्वय व तालमेल की अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगी। और ये शायद मेरे ख्याल से 1997 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। तो ये दो राज्यों के बीच या केंद्र व राज्य के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन से आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से स्टार्ट है। तो निर्वाचन आयोग का बाकायदा भारतीय संविधान में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर जब चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, पहली बार जब उसकी गठन निर्वाचित होने के बाद जब पहली बार उसकी बैठक होती है तो उसमें जो नए सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाने के लिए जो अस्थायी रूप से सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और वो प्रोटेम स्पीकर का काम है सदस्यों को शपथ दिलवाना, और शपथ दिलवाने के बाद वह वापस पदमुक्त हो जाता है और परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये प्रोटेम स्पीकर का मेन कार्य हम कह सकते हैं कि शपथ दिलवाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों से किस एक से ये प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रम से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15%। तो 91वां संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन 2003। पहले देखिए, ऐसा कुछ नहीं था कि कितने भी व्यक्ति अगर कोई, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, उसमें कितने भी व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं, 1 बन सकता है, 50 बन सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं था। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जब अटल जी की सरकार थी तो ये व्यवस्था कर दी गई कि सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यानी अगर राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी 29+1 से ज़्यादा हर हाल में नहीं होंगे। तो ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई। संविधान का 93वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बीच आयु के बच्चों निःशुल्क और आयु की शिक्षा 93वें संविधान संशोधन के तहत व्यवस्था की गई है। 23वां प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता, किसी अन्य पार संकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 24 के तहत किया गया है, किसी भी 14 वर्ष तक किसी कम उम्र के बालक को किसी भी खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये एक प्रकार से शोषण हो गया। अनुच्छेद
24 में है निम्नलिखित नहीं, प्रश्न नंबर 24 में है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ये विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, तो ये भी याद रखना है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की सीटों की संख्या उस राज्य का जनसंख्या की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या की, ये देख लेते हैं। संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 100 गुणों के बराबर है। वर्तमान स्थिति 2010 में जनसंख्या किस जनसंख्या द्वारा गुणित की। देखिए ये जो वोटों का मूल्य है, ये जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटों का मूल्य निकाला जाता है वो 1971 की जनसंख्या को मानकर निकाला जाता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किस चीज़ का? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। यानी व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता केवल किसको है? भारतीय नागरिकों की है, विदेशी नागरिक को नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार से संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर देखिए अनुच्छेद 134 और 133 में जो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है, जैसे केंद्र का राज्य से विवाद, राज्य का राज्य से विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, ये सारे उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर, यानी इनसे संबंधित जो भी विवाद होगा उनको सुनने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को ही है। और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 34 ए व अनुच्छेद 33 में किया गया है। भारत के न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथन सही है। देखिए देश को कानूनी सलाह देने के लिए अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया। जिस प्रकार से अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में महाधिवक्ता का प्रावधान। इनका काम है सरकार की तरफ से जो भी कोई मामला आता है, सरकार के खिलाफ जो भी कोई मामला होता है, उनके एक वकील के रूप में काम करना और एक कानूनी सलाहकार के रूप में हम कह सकते हैं कि महान्यायवादी का कार्य है। तो महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह पद पर बना रहता है। उससे वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है? वो 5 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना हो या 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य कर चुका हो या राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का जानकार हो। तो ये 3 योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हैं और ऐसी योग्यता ही महान्यायवादी में होनी चाहिए, तभी वो महान्यायवादी बनाया जा सकता है। और इसके कार्यकाल से संबंधित किसी भी बात का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो ये कितने वर्ष तक ही रह सकता है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो पंचायती राज में शासन व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है, जैसे ग्राम, खंड और जिले पर। ग्राम पे ग्राम पंचायत, खंड पे पंचायत समिति और जिले पे जिला परिषद। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट की गठित की। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सम्मिलित किया गया? तो स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में सम्मिलित किया गया, सीमित किया गया। अगला 32वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय चला 1919 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट सबसे कम समय तक चला। ये मात्र हम कह सकते हैं कि 10 साल तक ही चला, उसके बाद 1919 में एक्ट बन गया नया। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 से आया। उसके बाद धीरे धीरे औरों ने भी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन का विचार दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो संविधान सभा वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल संविधान सभा वैश्विक मताधिकार पर आधारित थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन बनाते नहीं। संविधान सभा में निर्वाचन तो सदस्यों का जरूर होता था। 389 सदस्य थे।
प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य था, लेकिन उनका निर्वाचन वहाँ की जो विधानसभाएं थी राज्यों की, प्रांतों की, उन्हीं उन्हीं के द्वारा वो चुनकर भेजे गए थे। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उनका निर्वाचन नहीं हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय था, और दादा भाई नौरोजी ने ही धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी कहा जाते हैं। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को जो अधिवेशन हुआ उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का द्वितीय अधिवेशन हुआ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये बात आपको संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है वो याद रखने हैं। 37वां प्रश्न है जो ये सत्य है वो दिया गया है। संविधान सभा ने अपना कार्य दिसंबर 1946 से शुरू दिसंबर 1946 से शुरू किया। संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। निम्नलिखित कथन सत्य है। भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ा था, यानी अधिराज्य का दर्जा छोड़ के पूर्ण स्वतंत्र हो गया था भारत। तो हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन मतलब अधिराज्य से दूसरे की अधीन रहना, उससे हम पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। अगला प्रश्न है 339 प्रश्न 39वां प्रश्न। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, और इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, और जैसे नागरिकता से संबंधित है, ये चुनाव से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, खुद 368वां संविधान, ये सारे 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, और बाकी के बचे हुए 26 जनवरी 1950 को। तो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ संविधान। चुनाव कब निश्चित हुआ? तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनाव निश्चित हुए। 41वां प्रश्न, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग से संविधान सभा चाहती थी। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि जो मुसलमान बहुसंख्यक जनता है वो उनका अपना देश हो। पाकिस्तान की मांग पर भी अड़ी हुई थी और वो अपना संविधान बनाना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? 1935 का भारतीय संविधान। देखिए जितने 395 अनुच्छेद हैं उनमें से हम कह सकते हैं कि 250 से 300 अनुच्छेद तो केवल 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है उससे लिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का बेस है, आधार है। ये बात हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 26 नवंबर 1949 को के दिन किसने भारतीय संविधान को अंकित किया? भारत की जनता ने। भारत की जनता तो इसलिए है कि भारत की जनता ने ही अप्रत्यक्ष रूप से उन सदस्यों को चुना था संविधान सभा के, और 19 सदस्यों ने संविधान बनाया। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जनता ने संविधान बनाया। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये दे रखा है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये भारत की जनता खुद करेगी, हमने ये संविधान बनाया और हम अपने आप को समर्पित करते हैं। 45वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? स्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सी वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया? भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश को संसद के सामने रखा गया। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अंगीकृत किया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति आचार्य JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सबको पता है, आपको ज्ञात नॉर्मल सा प्रश्न है। 50वां प्रश्न है, सही नहीं है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में नहीं, ये जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ से लिया गया, उनका एक भाग लिया गया है। पूरा तो वंदे मातरम लंबा है काफ़ी, तो ये वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया, नहीं कि मूल बंगला से। भारतीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई तो 3:2 है, यानी लंबा 3 और चौड़ा 2। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर में रंग, ऊपर में केसरिया सफेद हरा, सबको पता है। राष्ट्रीय ध्वज में चक्कर 24, राष्ट्रीय ध्वज में रंग हरा रंग समृद्धि का चिन्ह कहाँ लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें 3
जो हैं वो एक दूसरे की ओर चार शेर अब एक दूसरे की ओर पीठ सटाए हुए हैं। राष्ट्रीय जिसकी बाईं ओर तो है घोड़ा और दाईं ओर सांड का चिन्ह भी दिया गया है उसमें। तो ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। शिवों की संख्या 4 मैंने बता ही दिया था आपको। सारे अशोक स्तंभ में क्या निकाल दिया गया, घंटीनुमा कमल था वो निकाल दिया। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है, सबसे नीचे है सत्यमेव जयते। आपको ध्यान से देखने से मिल जाएगा देखने में। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के, तो 1950 में जनगण मन को अपनाया गया था। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, जो भारत के राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया जनगण मन को, और 1950 में भारतीय सिद्धांत इनको मान्यता दी गई। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए? संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार जो कि भारतीय संवैधानिक सरकार है, उसमें नियम नहीं बदलते, व्यक्ति बदलते रहते हैं। संसदीय प्रणाली वाला सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरदायी सरकार। संसदीय प्रणाली वाली उत्तरदायी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जनता द्वारा उनके सदस्य चुने हुए सदस्य जाते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है उदार और कठोरता का मिश्रण। भारतीय संविधान उदार और कठोरता का मिश्रण है, ज़्यादा कठोर है नहीं ज़्यादा लचीला, जब भी दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान की मूल रचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। न्यायिक व्याख्या भारतीय संविधान का मूल रचना का स्रोत है। संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ में आरक्षित राज्य था? सिक्किम आरक्षित राज्य था। राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन 1911 के कोलकाता अधिवेशन में मैंने बताया था। राष्ट्रीय ध्वज की अधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिल गई। भारत के राष्ट्रगान को मान्यता 24 जनवरी 1950 को मिली। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में निम्न में से कौन सा चित्र चिन्हित नहीं है? तो हाथी नहीं है, घोड़ा और सांड है, हाथी नहीं है। ये कुछ मिलान करने वाले तथ्य दिए गए हैं, जिनमें 22 जुलाई 1947 को विधानसभा द्वारा झंडा समिति को स्वीकार किया, 24 जुलाई 1950 को राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया, 26 जनवरी को राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकार किया, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया। ये जो संविधान सभा में जो समिति बनी थी, उनके अध्यक्ष मसौदा समिति, या हम कह सकते प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति, या पांडु लिपि समिति, तो इसके BR अम्बेडकर थे, सबको पता। 7 सदस्य थे। 22 अगस्त 1946 को इसकी गठन किया गया। इसका मौलिक और अल्पसंख्यक अधिकार से संबंधित है वल्लभ भाई पटेल। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी समिति कन्हैयालाल मुंशी। 26 दिसंबर 1949 में संविधान में कौन से संविधान लागू किए गए? तो नागरिकता संबंधी, चुनाव संबंधी, अंतरिम संसद के गठन संबंधी, राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित, ये सारे 26 दिसंबर 1949 को लागू हो गए थे। 26 दिसंबर नहीं है, 26 नवंबर है, उसमें लिख रखा है गलत। निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, तो 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को 47 को नहीं 46 को हुई थी। 73वां प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव इसी में निम्न में से क्या सही है? ये मूलभूत अधिकारों के निर्माण का अधिकार बना उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव के तहत ही ये महत्वपूर्ण है उद्देश्य प्रस्ताव। इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति की स्थापना की विषय में कहा गया। उद्देश्य प्रस्ताव में हम कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव वो होता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये संविधान जो निर्माण किया जा रहा है संविधान, उस संविधान का उद्देश्य क्या है, वो किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, उसमें क्या क्या निहित है। तो ये सारा उद्देश्य प्रस्ताव था। तो ये द्वितीय बैठक में रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान बनाने में योगदान नहीं देता? ये शर्त तो राज्य विधानसभा के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार पर कानून बनाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये इसको हम कोई बड़ा संविधान नहीं कह सकते, तो गलत हो जाएगा। अगला, इससे न सिर्फ मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार है बल्कि इन पर लगे विषय निषेध भी विस्तार दिए गए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 75 हुआ है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे अभिप्राय क्या है? इससे अभिप्राय ये है कि राज्य सभी धर्मों को सम्मान है, किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता है। राज्य धर्म से निरपेक्ष न होकर सभी धर्मों को सम्मान मान्यता देता है। सभी धर्मों को उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता है, और राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक अधिकार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य का समर्थन करता है। 76वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो वित्तीय सेवाएं विभाग का कार्य है कि वो बजट को तैयार करेगा और पेश करेगा। एक सरकार के संघात्मक या एकात्मक होने का आधार क्या है? तो किसी भी सरकार हो, उसके राज्य और केंद्र के आपस में
किस प्रकार के संबंध हैं, किस प्रकार के संबंधों का उल्लेख किया गया है, ये सारा संघात्मक एकात्मक का आधार है। 78वां प्रश्न है, भारत में सरकार संघात्मक है क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल के द्विसदनीय संविधान सर्वोच्च है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक है। निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की एकात्मकता प्रदान करते हैं? कौन कौन से लक्षण से आपको ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान एकात्मक है? तो राज्य व केंद्र के लिए समान संविधान है, एकल नागरिकता है, इन सब से, और ज़्यादा पावर केंद्र को दिया गया है। तो इन सब से सिद्ध होता है कि भारतीय संविधान में एकात्मकता का लक्षण स्पष्ट दिखाई देता है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई, कम कर लेता हूँ इसका, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्र के सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान से उपयुक्त उनमें कौन सा पूरा था? राज्य के निर्देशक सिद्धांत। तो इसका उत्तर क्या हो गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? बेनेगल नरसिंह राव, BN राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। और प्रारूप समिति का तैयार काम था कि बेनेगल नरसिंह राव द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया उस पर विचार करना और अपनी उचित संतुति देना। 83वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रांतों का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 25 सदस्यीय प्रांतीय संविधान समिति की स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान समिति की स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने? तो 70। देखिए वैसे तो 93 थे, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो फिर 70 रह गए, तो 70 सदस्य देशी रियासतों थे। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट है। तो अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान सभा में देशी रियासतों के स्वतंत्र प्रतिनिधि थे। निम्न में किस रियासत ने सर्वाधिक प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे? मैसूर से सर्वाधिक प्रतिनिधि थे, ये भी याद रखना आपको। कहाँ से कौन सा लिया गया? अगला 87वां प्रश्न हुआ। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली वो ब्रिटेन से ली गई है। आपातकालीन जर्मनी से, जर्मनी की वीमर संविधान से है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। 1935 के संविधान जो अधिनियम था उससे लिए गए हैं, और उनमें लिए गए थे आयरलैंड से। तो हम कह सकते हैं कि जो DPSP है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। 88वां प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद के 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो जब वित्तीय आपातकाल लगे तो मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये बात गलत हो गई। तो अगला प्रश्न है 89वां प्रश्न, जर्मनी की वाइमर संविधान में कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन शब्द है वो वीमर, जर्मनी की वीमर संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल से संबंधित जो मैंने अभी पहले प्रश्न में बताया था। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति क्या है? तो राष्ट्रपति शासन के संबंध में जो संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में जैसे हमने दूसरे प्रश्न में चर्चा की थी, फिर दोबारा देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा उस समय की जा सकती है जबकि राष्ट्रपति की राज्यपाल की रिपोर्ट में संज्ञान होता है कि राज्य की किसी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधान। देखिए जब राष्ट्रपति अनुशंसा कर देता है कि इस राज्य में राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के तहत नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस अनुशंसा को स्वीकार करके राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगा सकती है, और वहाँ की विधानसभा इस दौरान भंग हो जाती है और राज्य की तमाम शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती हैं। तो यही है राष्ट्रपति शासन। प्रस्तावना से क्या है? देखिए प्रस्तावना एक प्रकार से संविधान के उद्देश्य हैं, इससे संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है कि हमारी जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है, हमारा संविधान चाहता क्या है। तो ये सारी प्रस्तावना से जानकारी मिलती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने धर्मनिरपेक्ष शब्द की संविधान, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, देखिए गणराज्य का ये गणराज्य की विशेषता है कि जो इसमें जो हमारा मुख्य पद है भारत का राष्ट्रपति वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। तो ये एक प्रकार का गणतंत्र है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में से कौन सा शब्द है जिसका समावेशन संविधान 42 संशोधन द्वारा? देखिए, एकता, अखंडता व पंथ निरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए। उनमें निष्ठा, हम उसको कह सकते हैं कि एकता, निष्ठा या एकता। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रकथनों पर विचार कीजिए। तो बाल अधिकारों में विकास का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, मनोरंजन का अधिकार, उत्सव भी बाल अधिकार है। ये सारे बाल अधिकार है। 96वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग की उसकी आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। और प्रस्तावना हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से भारतीय संविधान के उद्देश्य हैं, यानी इनमें प्रस्तावना को पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि भारतीय संविधान का मूल बेस क्या है। 97वां प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यही है कि वह अनुगत शासन नहीं है, अभी बता दिया था पहले। तो ये सुमलित है, विधि का शासन ब्रिटेन से है, नीति निर्देशित तो आयरलैंड से, समृद्धि सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, जर्मनी के विमर्श संविधान से लिया गया। पहले भी ये प्रश्न इनमें से कई रिपीट हो गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में से ब्रिटिश संविधान में कौन से तत्व लिए गए हैं? तो ब्रिटिश संविधान से विधि का शासन लिया गया है, कानून व निर्माण की प्रक्रिया ली गई है, संसदीय सरकार लिया गया। तो ये सारे ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। 100वां प्रश्न है, निम्न शब्दों को सही क्रम में निर्दिष्ट करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया। देखिए, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें पूछ लिया जाता है आगे पीछे से संबंधित। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने को समझदारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विचार धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सीक्वेंस में याद होने चाहिए हमें, यही कहती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो ये आज हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और आगे इसी प्रकार से हम जब दूसरा वीडियो में डालूंगा तो 101 से लेकर 250 प्रश्नों तक अध्ययन करेंगे। तो ये वो 250 प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण है, और इनमें से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लाइक शेयर व कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।